Morning students, welcome to RAKVB e-learning. First, let me introduce myself. My name is Dhwani Monbara. I'll be taking your social studies. After this long vacation, RAKVB family heartily welcomes all the students to e-learning. Talking about our subject, let's start with the first chapter, Rise of British Rule in India. If we talk about British rule, every one of us know that Britishers came to India and ruled us for 200 years. But do we know why and how did they come? So talking about our ancient period, India enjoyed an incomparable position in the world due to economic, cultural, religious inheritance. क्यों इंडिया एकदम फेमस था और इंडिया के सबसे ऊपर स्थान था वर्ल्ड में? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी. इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कल्चर, इंडियाज कल्चर वॉज वेरी रिच. वाई? क्योंकि वी हैव डिफरेंट कल्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज रिलीजियस इनहेरिटेंस. Due to economic prosperity, the cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. क्यों आते थे इंडिया में? हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखने, हमारी कल्चरल इनहेरिटेंस यानी कि जो कल्चर हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है उसे देखने के लिए दुनिया से हर एक कोने कोने से लोग इंडिया में विजिट करने आते थे. अगर ये वही समय की बात करें तो इंडिया वॉज इन अ डिमांड. किस चीज़ की डिमांड थी? इंडियन स्पाइसेस, मसलिन एंड सिल्क. ये तीनों चीज़ों की इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी. अगर हम ऐसा पूछा जाए कि कौन सी चीज़ों की डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो हम क्या कहेंगे? इंडियन स्पाइसेस यानी कि जो हमारे मसाले हैं, मसलिन एंड सिल्क. Now, the trade between India and Europe was carried through two routes. कौन से दो रूट्स थे जहाँ से हम इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेडिंग होती थी? तो कहा गया है एक तो लैंड रूट था और दूसरा सी रूट था. तो सी रूट तो पहले थे नहीं. तो पहले जो हमारा एंशियंट जो हमारे ट्रेड रिलेशंस थे बहुत पहले वो लैंड रूट से होते थे, जहाँ पे उनका ट्रेड सेंटर था इस्तांबुल. कॉन्स्टेंटिनोपोल उसे नाम दिया गया है जो आज टर्की में लोकेटेड है. लेकिन क्या हुआ? वहाँ पे मुस्लिम्स टर्किश ने कॉन्क्विस्ट कर ली कॉन्स्टेंटिनोपोल को 1453 एडी में, जिसके बाद लैंड रूट यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए बंद किया गया था. Land route was closed for European traders. Since they could not do without spices, they felt compelled to discover a new route to India. क्या हुआ? उनके जो हमारे टेस्ट मसाले जो थे उनके टेस्ट में इतने उभर के आए थे कि वो हमारे मसाले के बिना अब रह सकते थे नहीं. इसीलिए उन्हें हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एक दूसरे रास्ते की ज़रूरत थी. तो यहाँ से an era of geographical discoveries began. जियोग्राफिकल डिस्कवरीज यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ढूंढने के जो रास्ते हैं वो हुए शुरू. डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? विथ इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी, some have begun efforts to discover sea route to India. किसकी मदद से? पोर्चुगल किंग प्रिंस हेनरी की मदद से काफ़ी सारे सेलर्स ने सी रूट डिस्कवर करने की कोशिश शुरू की. Many great men tried to discover sea route to India, out of which the first was Bartholomew Diaz. Bartholomew Diaz कौन थे? जिन्होंने केप ऑफ गुड होप ढूंढा. केप ऑफ गुड होप
साउथ अफ्रीका के एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट में है। उन्होंने एक लैंड पे आके रुके और वो लैंड के आगे वो जाए नहीं। हो सकता है कि उन्होंने यही अज्यूम किया हो ये इंडिया है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी सेलिंग को आगे कंटिन्यू ना किया, इसलिए उन्होंने ये लैंड ढूंढा जिसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, जो साउथ अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है। द सेकेंड, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सम सेकेंड पर्सन, तो देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस दिखते हैं हमें। विद इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम किंग ऑफ स्पेन, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route. And for 1942, which again came to stop at an island. अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो भी एक आइलैंड पे आके रुके। वो आइलैंड था अटलांटिक ओशन में। कहाँ लोकेटेड था वो आइलैंड? अटलांटिक ओशन में, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वो आइलैंड को आज कौन सा नाम दिया गया है? वेस्ट इंडीज़। वो इसलिए क्योंकि वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। कोलंबस को पूरी जिंदगी यही अनुमान रहा कि उन्होंने इंडिया ढूंढ लिया है। ही हैड डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। लेकिन ये इंडिया नहीं, उन्होंने कोई एक लैंड डिस्कवर किया था, एक नया लैंड डिस्कवर किया था जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। वो अमेरिका, वो लैंड का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सिंस द क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय अमेरिगो वेस्प्यूसी ने उसे क्लैरिफाई किया कि ये कोई लैंड इंडिया नहीं है, इसीलिए हम वो लैंड को क्या नाम से जानते हैं? अमेरिका। आज भी अमेरिका, आपको अगर एक बात बताऊं तो आज भी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। फिर आए वास्को द गामा। The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498. कब आए? 1498। अब जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट शिप लैंड की वो था पोर्ट ऑफ कैलिकट, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पे उनकी स्वागत सत्कार किया गया था किंग ज़ेमोरिन ने, और किंग ज़ेमोरिन से उन्हें ट्रेड करने की भी परमिशन मिल गई। दिस इवेंट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। क्यों इसे इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है? क्योंकि एक बार रास्ता मिल गया है इंडिया आने के लिए। नाउ वंस द मैप इज फाउंड, अ रूट इज फाउंड टू इंडिया, इट ओपन द डोर्स फॉर यूरोपियन टू कम टू इंडिया। यूरोपियंस के लिए एक डोर ओपन हो गया, यानी कि वो अब इजीली इसी रूट के थ्रू इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं। नाउ द डोर्स वर ओपन। लेट्स सी हु ऑल केम टू इंडिया टू ट्रेड विद अस। अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। ऑब्वियसली येस, पोर्चुगल्स फर्स्ट थे। डू यू पीपल अग्री? येस, बिकॉज who was the sailor who found the sea route to India? Can anybody tell me? Yes, Vasco da Gama. And because Vasco da Gama was the Portuguese were the first to arrive in India. For trade after the discovery of sea route to India, Portugals were the first. Within a span of 100 years, Portuguese took control over several territories like Daman, Diu, Goa, Cochin and Malacca. कौन सी टेरिटरीज पे उनका रूल चल रहा था, वहाँ ट्रेड कर रहे थे? तो कहाँ गया है? दीयू, दमन, गोवा, कोचिन, मालका. Inspired by Portuguese success in trade, Dutch from Holland and Danish from Denmark also started trading with India. ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ही आए थे या सिर्फ पोर्चुगल्स ही आए थे. पोर्चुगल्स की सक्सेस देखने के बाद डच भी आए और डैनिश भी आए. डच कहाँ से थे? हॉलैंड से. डैनिश कहाँ से थे? डेनमार्क से. The English traders established the East India Company to carry out trade. उसके बाद आए इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, जिसको आज हम ब्रिटिशर्स कहते हैं. तो वो ट्रेडर्स आए और उन्होंने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी
शुरू की जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते थे। Around in 1480, when Queen Elizabeth of England gave the permission, क्वीन एलिजाबेथ ने क्या दिया, इंग्लैंड को परमिशन दी कि वो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं। So the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in सूरत। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी, पहली ब्रिटिश शिप कहाँ आई, सूरत। उसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। But due to dominance and opposition from the Portugals, they were not allowed to establish their trade there. Already ब्रिटिश आए उससे पहले पोर्चुगीज थे, तो जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई, उनको अपोज किया गया क्योंकि वो एकदम डोमिनेंट थे। डोमिनेंस मतलब कम क्वांटिटी में थे। But finally, the East India Company got permission from Mughal Emperor Jahangir. At last, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उन्होंने कोशिश की और मुगल एम्परर जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली। फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेड सेंटर सूरत में था। कहाँ था, सूरत, जहाँ हम कोठी कहते हैं, उसका ट्रेड सेंटर क्या कहा गया है, कोठी। कब हुआ था, 1613 AD में। Initially, the company established its trade center in सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। सूरत भी तो ट्रेड सेंटर बनी गया था, उसके बाद उसे भरूच एंड अहमदाबाद में भी अपने ट्रेड सेंटर्स शुरू कर दिए। Due to presence of Marathas in this region, the company sensed danger to its existence. यानी कि क्योंकि वहाँ पे जिस एरिया में the places where Britishers had their trade center, Marathas were in power, so they sensed some danger, यानी कि उन्हें कुछ डर जैसा फील हो रहा था कि यहाँ हम ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे नहीं। Hence they may move towards साउथ एंड ईस्ट। कौन से पार्ट में वो जाना शुरू कर दिए, साउथ और ईस्ट में। वहाँ पे उनके ट्रेड सेंटर्स बने मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज और पोर्ट विलियम, जो आज हम आंध्र प्रदेश, चेन्नई और कलकत्ता के नाम से जानते हैं। मुंबई बिकेम देयर हेडक्वार्टर्स इन 1687, और उनका 1687 में कौन सा हेडक्वार्टर बन गया, मुंबई। The French East India Company arrived in India for trade in 1668. अब बारी आई फ्रेंच की। 1668 में उन्होंने अपनी एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की, जिसके ट्रेड सेंटर्स थे माहे, करिकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम। याद रहेंगे फ्रेंच के ट्रेड सेंटर्स और ब्रिटिश के अलग अलग ट्रेड सेंटर्स। 18th century. In 18th century, English and French were constantly busy. वो दोनों बिजी थे अपने अपने रूल को पूरे वर्ल्ड में और अलग अलग टेरिटरीज को कॉन्कर करने के लिए। मतलब हर जगह पे वो चाहते थे कि उन्हीं की हुकूमत हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया एक गुलाम बना था ब्रिटिश के, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे कोई और कंट्री रूल करने आई थी। Now, if we talk of the period between 1746 and 1763, there were 3 Karnataka wars. कितने wars हुए? 3. Between, ऐसा नहीं था कि इंडिया के साथ, ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ दोनों की कॉम्पिटेंसी आपस में ही बहुत बढ़ गई, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस हो गई। See the 18th point. For British East India Company, it became easy to expand. क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ईजी हो गया कि वो अपना रोल और एक्सपांड कर सकें। End of this battle for power, Portuguese were left with Diu, Daman and Goa. पोर्चुगल्स के ये वॉर खत्म, 3 वॉर खत्म होने के बाद पोर्चुगल्स के पास कौन से 3 स्टेट्स बचे थे, दीव, दमन एंड गोवा। फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, कैरिकल एंड पौंडीचेरी, और डच को तो पूरी तरीके से इंडिया छोड़ के जाना ही चाहिए था और पड़ा है। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी अगर आपने नाम सुना हो और इसके बारे में अगर पढ़ा हो तो 8th स्टैंडर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ था। डू यू रिमेंबर? ज़रा अंदाज़ आ रहा है कि हमने कुछ पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में।
यस, वहाँ पे बात हो रही थी सिराजुद्दौला की, जो बंगाल में उस वक्त रूल करते थे। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट, यानी कि उनका इम्पल्सिव नेचर था, बहुत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो जो भी डिसीजन लेते थे एकदम झट से लेते थे और अपने सेल्फ और अपने स्टेट किंगडम के बेनिफिट में लेते थे। तो उनकी पीरियड की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रीटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजंस विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द नवाब। नाउ विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब उन्होंने क्या किया, एक फोर्ट्रेस बना दिया कोलकाता के आसपास, मतलब एक किला डेवलप किया जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते थे। और रीज़न क्या दिया, सिक्योरिटी पर्पस। अब और वो भी बिना परमिशन के। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। ऑब्वियसली हमारे घर में आके हम पे ही अगर कुछ बिना पूछे अगर हमारे अपोज में कुछ कर रहे तो हम बर्दाश्त करेंगे? अगर आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में अगर किसी और स्कूल ने अपना स्कूल बना दिया तो क्या आप सहन करोगे? नहीं। तो सेम सिचुएशन थी सिराजुद्दौला की। तो उन्होंने क्या किया, फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये न्यूज़ जाके पहुंची सीधी कहाँ पहुंची? क्वीन एलिजाबेथ के पास। When the news reached Madras, a small army of the company led by Robert Clive came to help Kolkata Trade Center. इसीलिए जैसे ही वो न्यूज़ इंग्लैंड पहुंची, क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, मद्रास से एक छोटी आर्मी को कोलकाता ट्रेड सेंटर की हेल्प करने के लिए भेजा और वो बटालियन को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। In spite of strong army, British East India Company realized that it was not easy to defeat Nawab's army. उनके लिए उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ब्रिटिशर्स की इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद भी वो नवाब की आर्मी को डिफीट कर पाएंगे नहीं। So the conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Zafar were coaxed to join. अब एक कॉन्स्पिरेंसी मतलब एक चाल चली जा रही थी, एक प्लानिंग की गई थी जहाँ पे नवाब को हराने की प्लानिंग थी। ये प्लानिंग में उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? मीर जफ़र थे, जिनको ब्राइब कर लिया गया था। ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट नवाब इज unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named Plassey. अब उनके ऊपर वॉर तो हम ऐसे कर नहीं सकते थे, तो उनके लिए क्या आरोप डाले गए कि वो पब्लिक को अननेसेसरीली हैरास करते हैं। इसीलिए उनके साथ एक प्लासी के विलेज में, प्लासी एक विलेज के पास वाला एरिया है, वहाँ पे वॉर हुआ था। इसलिए ये वॉर को क्या नाम दिया गया है? बैटल ऑफ प्लासी। अकॉर्डिंग टू प्लान मीर जफ़र लॉस्ट द बैटल। अब प्लान तो ये था कि मीर जफ़र अगर हार जाएगा, मीर जफ़र कौन था? कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ ही अगर हार जाएगा तो राजा को डिफीटेड ही माना जाता है। सो सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेजरी। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। मतलब अभी तक तो दोपहर का आप खाना नहीं ख़त्म किया, उससे पहले तो ये लड़ाई ख़त्म हो गई थी। तो क्या हुआ? कंपनी गॉट फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास, यानी कि जो चीज़ें सिराजुद्दौला के अंडर में थी, कंट्रोल में थी, वो सारी मिल गई ब्रिटिशर्स को। अब मीर जफ़र को जब ब्राइब किया गया था तो ये कंडीशन रखी थी कि अगर इफ़ मीर जफ़र विल हेल्प ब्रिटिशर्स, they will make Mir Zafar as the next Nawab of Bengal. So as per the promise, Mir Zafar was made Nawab of Bengal. Thus the foundation of company's rule in India was led with Battle of Plassey. As they won this battle, they got a confidence. उन्हें क्या मिला? Confidence मिला. Now there is a topic, Battle of Buxar. ये भी हमने देखा ही है, सुना है इसके बारे में? यस, इन क्लास 8th।
Mir Zafar was made the Nawab of Bengal as per the promise, and under different pretexts, Britishers extracted money, and plenty of wealth. कैसे? तो कोई ना कोई रीज़न से, क्योंकि नवाब किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने. तो ब्रिटिशर्स उनसे कोई ना कोई फॉर्म में plenty of wealth कलेक्ट कर रहे थे. Due to their greed to gain more power, British East India Company managed to dethrone Mir Zafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. अब उनकी लालच बढ़ती गई तो उन्होंने मीर ज़फ़र को हटा के किसको बना दिया? मीर कासिम को. और मीर कासिम जो थे वो मीर ज़फ़र से भी ज़्यादा डेडिकेटेड और एम्बिशियस थे. तो मीर कासिम बिकेम अ थ्रेट फॉर द कंपनी. मीर कासिम के होते हुए कंपनी ज़्यादा वेल्थ अब ले पाए ऐसा था नहीं. Hence, Mir Qasim was removed and Mir Zafar was again made the Nawab of Bengal. Next, Mir Zafar को क्या बनाया गया था? फिर से नवाब बना दिया गया. मीर कासिम जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया सीधे जाके नवाब ऑफ अवध के साथ. अब वहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी मुगल एम्परर शाह आलम आए हुए थे. So, all three of them decided to join hands and fight against company unitedly and thus declared a war. तीनों ने साथ मिलके एक वॉर प्लान किया, ठीक है, और एक वॉर डिक्लेयर किया जो बक्सर में लोकेटेड था. At Buxar, the British East India Company fought against United Army on 22nd October 1764, in which the United Army lost. कौन हारा यहाँ पे? यूनाइटेड आर्मी. ये बक्सर का वॉर किस दो के बीच में था? द कंबाइंड फोर्स एंड ब्रिटिशर्स. कंबाइंड फोर्स में कौन कौन थे? मीर कासिम, अवध, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम. अगर बैटल ऑफ प्लासी को पूछा जाए कि वो किसके बीच में हुआ था तो क्या कहोगे? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में. वो बैटल में सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया था और बैटल ऑफ बक्सर में भी कंबाइंड फोर्स को हरा दिया गया था. Thus the company got दीवानी राइट्स टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. दीवानी राइट्स का जो हक था वो मिल गया. दीवानी राइट्स क्या है? अगर ये देखा जाए तो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट जो नवाब के पास था, जो किंग के पास होता है, वो अब चला गया सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में. इससे यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल को हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो कहा गया है कि फर्स्ट तरीका उन्होंने जो अपनाया था वो था रेगुलेटिंग. ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD. रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि स्टेट को, किंगडम को चलाने के लिए जो एक्ट पास किया गया था 1773. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल. अब बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल. यानी सारे ट्रेड, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी वो अब आ गई डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में. एंड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. याद रहेगा अगर पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, तो क्या कहोगे? वॉरेन हेस्टिंग. अब उनके टाइम में, उनके टेन्योर में, यानी कि वो जितने पीरियड में तक गवर्नर जनरल थे तब तक उन्होंने 2 वॉर किया था. फर्स्ट वॉज मराठा वॉर, सेकेंड वॉज मैसूर वॉर. मैसूर वॉर था हैदर अली के साथ. नाउ प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ पावर्स साइमल्टेनियसली. यानी कि उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. दूसरा कदम ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए रखा था तो वो हुआ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का पद जब नेक्स्ट गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बने.
अब कॉर्नवालिस ने थर्ड मैसूर वॉर किया टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान कौन थे? उन्हें कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। अगर पूछा जाए टाइगर ऑफ मैसूर कौन है, व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल बी टीपू सुल्तान। So, company had to join hands with Marathas and Nizam to defeat Tipu Sultan. Now, Tipu Sultan was known as Tiger of Mysore. Tiger यानी मैसूर के शेर थे, तो उनके सामने लड़ना इतना इजी था नहीं। इसीलिए कंपनी को निज़ाम और मराठास के साथ दोस्ती करनी पड़ी। टीपू could not win against combined foes and had to accept the treaty. वो हार गए और उनके साथ एक ट्रीटी साइन की गई। आगे देखेंगे कि वो कौन सी ट्रीटी थी। Now there came a subsidiary alliance. तो after Cornwallis, Sir John Shore became general, गवर्नर जनरल। पहले कौन थे? वॉरेन हास्टिंग, उसके बाद आए कॉर्नवालिस और उनके बाद आए सर जॉन शोर। Due to rigid policies adopted by him, British East India Company's fame declined and Marathas became stronger. उनकी रिजिड पॉलिसी मतलब वो बहुत ज़िद्दी थे, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं थे। उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ब्रिटिशर्स का नाम और जो शान थी वो कम होती जा रही थी। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर, शुरुआत हुई थी वॉरेन हास्टिंग से, उसके बाद आए कॉर्नवालिस, फिर आए जॉन शोर और अब आए वेलेस्ली। तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किस चीज़ की? ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। उन्होंने कंपनी को वापस सुप्रीम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस। एक कौन सी सिस्टम को स्टार्ट किया गया था? सब्सिडरी अलायंस, जिसके 5 डिफरेंट कंडीशंस थी। फर्स्ट वाज द आर्मी trained by East India Company, government will be provided to the state that accepts the system. कौन सी गवर्नमेंट मिलेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की और ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट मिलेगी, और वो भी उन्हीं को जो स्टेट्स इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। इन रिटर्न ये अगर उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो रिटर्न में उन्हें क्या देना पड़ेगा? द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। या उन्हें उनकी आर्मी देनी होगी या फिर ब्रिटिश इनकम को उसके इक्वल में एक प्रोविंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट वॉज विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर नॉर साइन अ ट्रीटी विद अदर स्टेट्स। यानी कि अगर कंपनी के परमिशन के बिना 2 स्टेट के बीच में दोस्ती भी नहीं हो सकती और 2 स्टेट के बीच में वॉर भी नहीं हो सकता। देयर विल बी 1 इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। यानी कि अगर स्टेट के किंगडम के कोई डिसीजन अगर किंग को लेने हैं तो उसमें कंपलसरी एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रेजेंट रहेगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। यानी कि उन्होंने अपना कॉम्पिटिटर ना खड़ा हो, इसलिए ब्रिटिश के अलावा वो और कोई भी फॉरेनर्स के साथ कोई टाइप के रिलेशन रख सकते थे नहीं, उनको वो एम्प्लॉय कर सकते थे नहीं। द स्टेट्स रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वर निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्किंदिया, भोसले एंड होलकर। अगर हम सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस एक थर्ड स्टेप था उनका इंडिया में अपने कंपनी रूल को एक्सपांड करने के लिए। पहला देखा जाए तो एक मीठी चूरी थी, स्वीट पॉइजन था सब्सिडरी अलायंस। क्यों? क्योंकि वो हमें सब प्रोवाइड कर रहे थे अपनी बेनिफिट्स के लिए। यस, उन्होंने ऐसे करते करते बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स्ड कर लिया। अनेक्स्ड यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली asked Tipu Sultan to join and accept subsidiary alliance, but Tipu Sultan माने नहीं। So company attacked Mysore in 1799 with the support of Nizam. ब्रिटिशर्स अकेले हमसे कभी वॉर करते तो जीत पाते नहीं, इसलिए वो हमारे लिए एक से लड़ने के लिए दूसरे ही इंडियन को
यूज़ कर रहा था। तो टीपू सुल्तान को हराना उनको पता था कि बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने किसकी हेल्प ली? निज़ाम्स की। ड्यूरिंग फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ। चौथे वॉर में उनकी डेथ हो गई। अगर हम देखें तो एनेक्सेशन पॉलिसी के थ्रू कौन से स्टेट्स को किस तरीके से के कौन से रीजंस के थ्रू जब्त कर लिया गया था। तो एनेक्सेशन बाय वॉर, अगर वॉर करके कोई किसी स्टेट को अनेक्स किया है तो वो है पंजाब, पेगू, दैट इज बर्मा, द लोअर पार्ट ऑफ बर्मा, तब वो इंडिया में था। यस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर, अब ये रूल निकाला, यानी कि अगर कोई बंदा बिना किसके, बिना हायर, यानी कि अगर वारिस के बिना मर जाता है तो वो स्टेट्स भी, वो किंगडम भी ब्रिटिश के अंदर में हो जाएंगे, जो थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत, नागपुर। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, क्या कौन से आरोप की वजह से? मिसमैनेजमेंट। अब हमें ही हमारा मिसमैनेजमेंट कर किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट करना नहीं आता था क्या? तो ये प्रीटेक्स्ट के बेसिस पे अवध को भी जब्त कर लिया। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, यानी कि अगर डेप्ट पे जा रहा था तो वो थे निज़ाम प्रोविंसेस। फिर थे एनेक्सेशन ड्यू टू नेमसेक रूल, यानी कि सिर्फ नाम के राजा थे, बाकी वहाँ रूल तो था ब्रिटिशर्स का। ऐसे अगर हम बात करें तो वो था तंजौर और कर्नाटका। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें कंपनी रूल के एक्सपेंशन का, तो कहा गया है कि वेलेस्ली जो था, उसके बाद आया वॉरेन हास्टिंग, वो बना गवर्नर जनरल। उन्होंने नेपाल के साथ वॉर लॉन्च कर दिया और गुरखास को भी आर्मी ज्वाइन करवा दी। हास्टिंग फॉट अ बैटल विद पिंडाराज एंड टुक कंट्रोल ओवर देम। अब पिंडाराज के साथ भी वॉर कर दिया, वो भी उनके कंट्रोल में आ गया। देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा है, थर्ड मराठा वॉर के बाद कंपनी एकदम सुप्रीम हो गई। इसीलिए गवर्नर जनरल की अगर कंपैरिजन किया जाए तो विलियम बेंटिक के कंपैरिजन में कोई नहीं था, क्योंकि विलियम बेंटिक बहुत लिबरल गवर्नर जनरल था। Bentinck believed that dissatisfaction in different states due to imperialist policy adopted by previous governor generals, they could not bring out unity. वो ऐसा मानते थे कि अगर स्टेट में डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब अगर कोई खुश नहीं हो रहा उनके वर्क से, तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं, वहाँ यूनिटी नहीं दिखेगी। तो उन्होंने इंपीरियलिस्ट पॉलिसी का अडॉप्ट किया। सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स, वो अपने काम में बहुत लिबरल हुआ करते थे। नेक्स्ट थे डेलहाउसीज एनेक्सेशन पॉलिसी, जिसके बारे में हमने आगे देखा था। डेलहाउसी ने वो एनेक्सेशन पॉलिसी किसके कंट्रोल में थी? डेलहाउसी। यहाँ जो हमने ये देखा ना, डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये उसी चीज़ की बात हो रही है कि डेलहाउसी इनकी कंट्रोल कर रहे थे। डेलहाउसी अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंट्री। अब इसमें उनके पास ड्यूअल पावर पॉलिसी आ गई, द्विमुखी शासन जिसे हम कहते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बंगाल। द्विमुखी शासन में क्या होता है, जो पावर रेवेन्यू कलेक्ट करने की नवाब के हाथ में थी वो आ गई ब्रिटिश के हाथ में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पब्लिक वेलफेयर की वो चली गई नवाब के हाथ में। मतलब अगर पैसे जो आ रहे हैं वो ब्रिटिश के पास जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर वर्क जो था वो रहा नवाब के हाथ में। अब ब्रिटिश रूल के दो टाइप के इम्पैक्ट हो रहे थे, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा था और दूसरा था सोशल इम्पैक्ट। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें तो Bengal exported
कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, मसलिन, जो भी कुछ था उन्होंने सारा ruin कर लिया हमारे पास से। ड्यूअर पावर पॉलिसी के बाद द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। ये द्विमुखी शासन के बाद जो बंगाल की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्टेड, मतलब कंपनी ने एक अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन की शुरुआत की। द इंडियन पीजेंट्स बिकेम डेप्टर्स, यानी कि वो कर्जदार हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन होने लग गए। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसेटिफुल प्रैक्टिसेस टू रुइन प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत नीच हरकत करके उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ की प्रॉस्पेरिटी को छीन लिया, ख़त्म कर लिया। इंडियन आर्टिसंस भी पुअर होते जा रहे थे और अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। यस, दूसरे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का कोई अच्छा बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर बात करें सोशल इम्पैक्ट की, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमॉन्ग पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब उस वक्त उन्होंने न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की थी, राइट। तो न्यूज़पेपर्स की शुरुआत के थ्रू उन्होंने लगा कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जागरूक की जा सकती है, राइट, लोगों तक फैला के। इन इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, rites and rituals were prevalent during this time, like sati system, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज। ये बहुत अच्छे काम शुरू हुए थे। जो गलत सोशल कस्टम्स थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, जो गलत थे सोसाइटी के लिए, जैसे कि सती सिस्टम, सती प्रथा जिसे हम कहते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि अगर गर्ल बॉर्न हुई है तो उसे मार दिया जाता था पहले के ज़माने में, बाल विवाह होता था। तो ये सारे रिचुअल्स को ख़त्म कर दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मालबरी, etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. ये जो ऐसे व्यक्ति थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके what did they do? They passed a law with the help of Britishers so that such kind of evil practices and wrong social customs could stop out. As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with knowledge of English. अब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में अगर आपको काम करना है तो आपको इंग्लिश तो आना चाहिए था। तो there came a demand for knowledge of English. So English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay की वजह से इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाया गया था। इसीलिए आज हम सब बैठ के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ पा रहे हैं। एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता। किसके रिकमेंडेशन से हुआ था ये स्टार्ट? चार्ल्स वुड। ही वॉज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सिटीज इन मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reform. जैसे जैसे ये एक टाइम पास होता गया तो ये जो ग्रुप थे जो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के बाहर आ रहे थे, इंग्लिश एजुकेटेड सोसाइटी जो थी वो से सोशल रिफॉर्म्स में एक मोमेंट, मतलब एक प्रोसेस चालू करवा रही थी, एक रिफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। जी हाँ, इसमें मैं आपको और एक चीज़ बतानी रह गई। बीच में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। डलहौसी इंपीरियलिस्ट थे लेकिन वो एक रिफॉर्मिस्ट भी थे। हमने देखा था डलहौसी इंपीरियलिस्ट थे लेकिन वो क्या थे? एक रिफॉर्मिस्ट। उनकी वजह से फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी जो थी मुंबई और थाने के बीच में 1853 में। फिर
एक वायरलेस सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन, ये सारे रिफॉर्म्स हुए थे किसके अंडर, किसके टेन्योर में, डलहौजी के टेन्योर में। ही ऑल्सो पास्ड लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज, यानी पहले जो विधवाएं थी उनको दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ड्यू टू डलहौजी विडो रीमैरिज गॉट एडवोकेटेड, यानी विडो वापस से शादी कर सकती है, ये भी मिला। सो विद द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री थी वो किस तरीके से रूल करने आई, ट्रेड करने आई और रूल करके गई। कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, सो ब्रिटिश रूल ऑल्सो हैड टू साइड, वन वॉज द बैड एंड द अदर वॉज गुड। अगर हम नेगेटिव वाली साइड देखें तो कहा जाता है, तो हम ऐसा मानेंगे कि उन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमिक स्पिरिचुअलिटी थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बर्बाद करके रख दी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट, then what we can see is they gave us many reforms। जो खराब इविल प्रैक्टिसेस थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की वजह से आज हमें फेस नहीं करनी पड़ रही है। सो over here we end with our chapter, and in the next period we will meet with our new session with chapter number 8, Framing of Constitution and its Feature. I want all of you to read this chapter thoroughly at your home. If you have any doubts, you can ask. I want you to write your question answers in your notebook also. Thank you, children. Have a nice day.